हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग बढ़िया से बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी किसी कुंडली में स्वप्रेरण के कारण जो स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है उसका मान हम लोग निकालने का जो है एक फॉर्मूला सीखेंगे। तो बच्चों, यहां पर आपने ये बात जानी थी कि जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इस धारा का मान लगातार बदल रहे हैं, यानी धारा का मान लगातार परिवर्तित हो रहा है, ऐसी स्थिति में इस कुंडली में स्वप्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि यहां से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करने लगता है। यानी जो धारा की दिशा है इसकी विपरीत दिशा में एक, यानी यहां पर एक धारा प्रवाहित होने लगती है। अब यहां पर चूंकि आप ये जान रहे हैं कि धारा की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो धारा इस धारा के वास्तविक मान को कम कर देगी। भाई, जो इसका वास्तविक मान है उसको ये कम करने का प्रयास करेगी ना। लेंज के नियम में आपने पढ़ा है कि वो उसका विरोध करती है। लेंज के नियम में आपने पढ़ा है कि यहां पर धारा की दिशा ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है। अच्छा, यहां पर धारा का मान बढ़ रहा है तो इसको कम करने का प्रयास करेगी। तो उस अपने वास्तविक मान को पाने के लिए, उस वास्तविक मान को पाने के लिए धारा को कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। और वो ऊर्जा कहां से मिलेगी? इस सेल या बैटरी से मिलेगी। यानी ये सेल या बैटरी उस ऊर्जा को देगा जिससे इसका जो मान है वो वास्तविक मान पर पहुंच सके। तो उस ऊर्जा को हम इसकी स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, यानी ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित हो जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, ये बात समझ आ गई ना? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमने मान लिया कि सेल द्वारा किसी dq आवेश, बहुत सूक्ष्म आवेश कोई dq है, उस dq आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, वो क्या है? कुंडली में अति सूक्ष्म dq आवेश प्रवाहित होने में किया गया कार्य dw बराबर -E और dq। ठीक है, -E को आप -L di/dt लिख सकते हो। पढ़ा है ना आपने? अच्छा, dq तो dw बराबर क्या हो गया? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, L और di और dq/dt। ठीक है, dq/dt को आप क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं। तो dw बराबर L I di। ठीक है ना? तो अब यहां पर इस सेल या बैटरी द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होगा? कुल आवेश
करने में किया गया कार्य या फिर आप इसको कह सकते हो कि धारा को आई नॉट तक पहुंचाने में, आई नॉट मतलब जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वहां तक पहुंचाने में किया गया कार्य। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन किया तो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आई नॉट L I DI। L कांस्टेंट टर्म है, बाहर ले लिया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आई नॉट I DI। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन किया I का तो I स्क्वायर बाई 2, ये हो गया L I स्क्वायर बाई 2 0 टू I नॉट, और यहां पर हमने अपर लिमिट को रखा माइनस लोअर लिमिट को रखा, तो W बराबर क्या मिल गया, L यानी ये 1/2 L I नॉट स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये जो कार्य हुआ है ये कार्य किसने किया, सेल ने, और यही कार्य इस कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है। तो यही कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 L I नॉट स्क्वायर। ये आपको मिल गया स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। ठीक है बच्चों, तो समझ में आई बात। यानी किसी आवेश यहां पर उस अपने वास्तविक धारा के मान को प्राप्त करने के लिए सेल द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और उस स्थितिज ऊर्जा का मान U बराबर 1/2 L I नॉट स्क्वायर। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर प्रेरक यानी जो है कुंडलियां जो हैं वो श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, तो उनका तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा। ठीक है, जैसे आपने तुल्य प्रतिरोध निकाला है ना, तो या तुल्य जो है धारिता निकाली थी, इसी तरह से तुल्य प्रेरकत्व की बात हम करेंगे। तो हमने मान लिया कि 2 या 2 से अधिक कुंडलियां हैं, जो कि किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। अब इनके प्रेरकत्व L1 और L2 हैं। चूंकि इनमें I धारा बह रही है, वो I धारा इन दोनों में जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इसमें जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होगी वो L1I हो जाएगी, और इसमें जो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होगी वो L2I होगी। ठीक है ना, और इन दोनों के कारण जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा phi वो इन दोनों के योग के बराबर तो होगा। फ्लक्स ग्रंथिताओं मतलब इससे गुजरने वाली फ्लक्स की संख्या, इससे गुजरने वाली फ्लक्स की संख्या, तो दोनों कुंडलियों से जो नेट कुल जो है जो ये फ्लक्स है वो क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक, तो यहां पर हम श्रेणी क्रम में पहले देख लेते हैं। माना 2 कुंडलियां या 2 प्रेरक जिनके प्रेरकत्व L1 व L2 हैं, श्रेणी क्रम में
श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, इनमें धारा I प्रवाहित होती है। धारा I प्रवाहित होती है। इनकी फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या L1I व L2I है। ठीक है, अतः कुंडली से गुजरने वाले कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर L1I प्लस L2I होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लीजिए कि यदि परिपथ का परिणामी प्रेरकत्व L है, तब फाई बी बराबर Li होगा कि नहीं होगा भाई? अगर परिपथ का कुल प्रेरकत्व L है तो फाई बी बराबर L इंटू आई होगा। अच्छा, अब इसकी जगह हम Li लिख सकते हैं, तो Li बराबर L1I प्लस L2I, I कॉमन ले लिया तो Li बराबर L1 प्लस L2, I कैंसिल हो गया तो L बराबर क्या मिला? L1 प्लस L2। यानी जो परिणामी प्रेरकत्व होगा वो उन अलग प्रेरकों के अलग अलग प्रेरकत्व के योग के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? यानी किसी परिपथ का परिणामी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रेरकों का जो प्रेरकत्व नेट प्रेरकत्व है या परिणामी प्रेरकत्व है वो उन सभी प्रेरकों के प्रेरकत्व के योग के बराबर होता है। चलिए, तो अब इसको जो है नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम मान लेते हैं कि समांतर क्रम में दो प्रेरक जुड़े हुए हैं, यानी दो कुंडलियां हैं जो समांतर क्रम में जुड़ी हैं। ठीक है, तो अब इनमें जो प्रेरित धाराएं हैं वो हमने मान लिया कि I1 और I2, जिनमें धारा प्रेरित हो रही है वो I1 और I2। तो इन दोनों के कारण जो नेट जो कुल धारा प्रेरित होगी I बराबर वो I1 प्लस I2 तो होगी। ठीक है, अब प्रेरित धारा का जो है अगर समय के साथ हम अनुपात निकाल लें तो I बाई डेल्टा टी बराबर I1 बाई डेल्टा टी प्लस I2 बाई डेल्टा टी। ठीक है, या डेल्टा I लिख सकते हो। ठीक है ना, बात समझे? अब यहां पर इन दोनों कुंडलियों के बीच उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल तो समान होगा। ठीक है, दोनों प्रेरकों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल E समान। ठीक है, अब अगर यदि परिपथ का परिणामी
प्रेरकत्व L है, तब क्या होगा? E बराबर माइनस एल डेल्टा I बाई डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा? ठीक है, होगा। चलिए, तो अब यहां पर E बाई एल बराबर माइनस डेल्टा I बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा? अच्छा, डेल्टा I बाई डेल्टा टी किसके बराबर है? डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा I2 बराबर प्लस डेल्टा टी। देखिए यहां पर माइनस हमने लगा दिया, डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा I2 बाई डेल्टा टी। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब यहां पर देखो, इसको हम E बाई एल बराबर होगा, इसको हम E बाई L1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस E बाई L1 माइनस E बाई L2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? माइनस E कॉमन ले लिया, माइनस E, तो माइनस E बाई L बराबर माइनस, चलिए E बाई एल बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो E और 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2, E कैंसिल, 1 बाई L बराबर 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। यानी अगर जो प्रेरक हैं, यानी कुंडलियां श्रेणी समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, तो उनके प्रेरकत्व का जो प्रतिलोम होगा, ठीक है, यानी तुल्य प्रेरकत्व का प्रतिलोम उन सभी प्रेरकों के प्रेरकत्व के प्रतिलोमों के योग के बराबर होगा। यानी उनका जो तुल्य प्रतिरोध का प्रतिलोम है वो उन सभी प्रेरकों के जो प्रेरकत्व होंगे उनके प्रतिलोमों के योग के बराबर। ठीक है, सिंपल जैसे आपने आर में पढ़ा था वही सेम चीज है, बस डेरिवेशन में थोड़ा सा अंतर है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आपने आज के वीडियो में सीखा कि किसी कुंडली में जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है प्रेरक के कारण, वो आपने निकालना सीख लिया, और प्रेरकों को जब हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रेरकत्व कितना होता है ये भी सीख। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। 2 से 3 बार अगर वीडियो को आप देखिए, जो चीज नोट करने कही गई उसको नोट करिए, नोट्स बनाइए अच्छे से अपने मन से, और बढ़िया से उसको तैयार करिए, और बढ़िया से बोर्ड की परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करते रहिए। ऑल द बेस्ट।